दानिश अली का अमरोहा में जबरदस्त विरोध, गाड़ी पर चढ़कर लोगों ने किया हंगामा। शराब घोटाले में सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी करी, कांग्रेस ने अब तक घोषित किए हैं 251 उम्मीदवार। सीएम योगी ने कहा, हम राम को लाते ही नहीं बल्कि राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। टीएमसी नेता ने घर जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम पर हमला, भूमिगत नगर ब्लास्ट केस में भेजा था समन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक और मुरैना से सत्यपाल सिंह सिरारकर को टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट है। इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की 13वीं सूची जारी करी थी। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे और तीनों कैंडिडेट गुजरात के लोकसभा क्षेत्रों और उतारे गए हैं। पार्टी ने सुरेंद्रनगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पटिहार को टिकट दिया है। कांग्रेस अब तक 14 लिस्ट में कुल 241 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने 14वीं लिस्ट आने से पहले 13 अलग अलग सूचियों में 235 उम्मीदवार घोषित किए थे। शुक्रवार को 6 और प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद से ये संख्या 241 हो गई है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और आगे ये 6 चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। 4 जून 2024 को मतगणना होगी और कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसे न्याय पत्र का नाम दिया गया था। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया था। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कई तरीके के वादे किए हैं। भूपति नगर ब्लास्ट केस में भेजा गया था समन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम पर शनिवार की सुबह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में समय पर हमला कर दिया गया, जब अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पर 2022 विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंचे थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम भूपति नगर विस्फोट मामले की जांच करने लगी थी और इस घटना में किसी को पूछताछ के लिए लाते समय केंद्रीय एजेंसी के वाहन की खिड़कियां तोड़ दी गई थी। एनआईए ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस की ओर से उन्हें सुरक्षा दिए जाने से पहले एनआईए अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि अगर लिखित शिकायत मिलती है तो जांच की जाएगी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम शनिवार को सुबह वहां पर गई थी, जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर कथित तौर पर हमला किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भूपति नगर के 2022 में विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच एनआईए कर रही थी। इस विस्फोट में एक मकान धराशायी हो गया था और 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के 8 नेताओं से पूछताछ की जानी है। इन्हें पेश होने के लिए बीते शनिवार को बुलाया गया था, लेकिन ये नेता एक बार फिर से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के समक्ष पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी अन्य तारीख इन पर 8 नेताओं को फिर से समन जारी कर सकती है और टीएमसी नेता कृणाल घोष के इस घटना से संबंध में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनआईए जांच के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ने ही पूर्वी मेदिनीपुर के टीएमसी नेताओं की लिस्ट एनआईए को दी है और एजेंसी के उनके घरों पर छापेमारी और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए भी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण हमारा मिशन रहा है। हम वो देश हैं जो कभी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है। बीजेपी ने करीब मुफ्त राशन दिया है। विपक्षी गठबंधन के लोग खुलेआम शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने लोगों को सत्ता के लिए जुड़ते एक मिशन के लिए जिन जिन लोगों ने शक्ति
को नष्ट करने का प्रयास किया है, उनका क्या हाल हुआ है। आप भी जानते होंगे, 10 साल पहले देश घोर निराशा और घोर संकट से गुजर रहा था। मैंने संकल्प लिया था, देश ही नहीं झुकने देंगे। आज भाजपा का दूसरा स्थापना दिवस है। बीजेपी राजनीति नहीं, राजनीति पर चलती है। हमारे लिए देश में बड़ा कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले मैंने चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर गया था। उस समय देश घोर निराशा, घोर संकट के दौर से गुजर रहा था। तब मैंने आपको गारंटी दी थी, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति, हर परिस्थिति को बदलूंगा। निराशा को आशा में बदल दूंगा, आशा को विश्वास में बदल दूंगा। आपने अपने आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है, ये मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान हर कोने में शक्ति की उपासना हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडिया अलायंस के लोग चुनौती दे रहे हैं। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उनका क्या हाल हुआ है, ये इतिहास और पुराणों में अंकित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान वो भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील करते हुए अपने शासन की मजबूती पर बात करते नहीं चूकते हैं। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी ने सोचा होगा कि बेटी और व्यापारी रात में भी सुरक्षित निकल सकते हैं। हम सिर्फ राम को लाते ही नहीं, बल्कि बेटी को और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है, उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु राम का नाम लेकर जीवन यापन करते हैं, राम के बिना कोई काम नहीं करते। लेकिन जब कोई समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा, तो उसका राम नाम सत्य है। 10 साल पहले जो सपना था, आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है क्योंकि आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु राम का नाम लेकर जीवन यापन करते हैं, राम के बिना कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा, तो उसका राम नाम सत्य भी हो जाएगा। 10 साल पहले जो सपना देखा गया था, आज वो हकीकत बन चुका है। एक गलत वोट देश को जाता है तो देश का भ्रष्टाचार के अकाउंट में डूबता नजर आता है, अराजकता और उपद्रव में डूब जाता है। कर्फ्यू लगता है, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी फैलती थी। वोट हमारा तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना पड़ेगा। जब गलत लोगों को वोट देंगे तो क्या होगा। सीएम योगी ने कहा कि इसलिए कह रहा हूं कि हमारा एक वोट पीएम मोदी को दिया, मोदी के नाम पर दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाती हुई दिखती है। आप देखो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, फैक्ट्रियां भी बन रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने यही जवाब दिया। दरअसल कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हो गया है, लेकिन उसमें कहीं पे भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे जोर शोर से उछाला था। आज जब यही सवाल कांग्रेस नेता से पूछा गया, तो चिदम्बरम ने कहा कि इसका जवाब उन्होंने बताया था कि पिछले 4 महीने में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने वित्त सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी और एनपीएस और ओपीएस की मांग का विश्लेषण भी करेगी। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार उनके इर्द गिर्द सोच रही है, कमेटी भी बनी है, तो अब उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अपना स्टैंड रखना ठीक नहीं होगा। आगे राहुल ने कहा कि ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीति स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हो रहा है। संघ और भाजपा, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जो कि रणनीति बनाई है, उसकी नींव क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है, कैसे बनाई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके जो भी भ्रष्ट हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस में नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने बनाया। हजारों लोगों से बात करके हमने सिर्फ इसको लिखा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने कहा कि आगे चुनाव संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश करने वालों और उनकी रक्षा करने का प्रयास करने वालों के बीच ये निष्पक्ष नहीं बल्कि धांधली वाला मैच है। लोगों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे।
उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक अनाथालय में देर रात भीषण आग लग गई। इस दौरान 16 बच्चे समेत 19 लोग अनाथालय के अंदर ही फंस गए। तुरंत पुलिस और दमकल विभाग की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही साथ अनाथालय के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तब जाकर लोगों की सांस में सांस आई। घटना सेक्टर 26 के रामकृष्ण अनाथालय की है। जानकारी के मुताबिक देर रात 2:30 बजे पुलिस को मिली एक अधिकारी ने बताया कि रामकृष्ण विवेकानंद मिशन ट्रस्ट के लगने की सूचना मिली थी। हम 2 गाड़ियों के साथ पहुंचे थे और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी भी पहुंच चुकी थी। आग G+1 बिल्डिंग के निचले स्थित स्टोर में लगी हुई थी। अधिकारी ने बताया कि हमारी टीम ने यहां पहुंचकर आग की स्थिति की जानकारी ली। हमें बताया गया कि बिल्डिंग में 19 लोग हैं। पुलिस ने कुछ जवान बिल्डिंग के अंदर गए ताकि वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी अपने काम में जुट गए। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में काफी देर लग गई। उधर पुलिस के जवानों ने भी सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस की माने तो बिल्डिंग के अंदर फंसे 16 बच्चे 4 साल से 12 उम्र के बीच थे। सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले गए। इसके अलावा 3 केयरटेकर को भी पुलिस ने बाहर निकाल लिया। आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है आखिर बिल्डिंग में इतनी भीषण आग कैसे लगी। हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी भीषण आग लगने की घटना सामने आई थी। यहां गैर सिटी 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास शेरे पंजाब ढाबे में आग लग गई थी। आग लगते ही पूरा इलाका लपटों से घिर गया। आसमान में काला धुआं छा गया। लोगों ने देखा तो तुरंत घरों के बाहर निकल आए और सूचना फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची। फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उम्मीद जताई जा रही थी कि आज सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से ये बताने के लिए कहा कि एक आरोपी दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लिया है। बता दें कि इस सुनवाई में एक बार शुक्रवार को सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी थी। पूर्वी दिल्ली में अपने विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज के लोगों को लिखे पत्र में सिसोदिया ने कहा कि वो जल्द ही बाहर मिलेंगे। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को पहले ही 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने वकील से कहा था कि सिसोदिया के पास ईडी को जब तक कुछ हाथ नहीं लगी है, जांच पूरा 10 महीने से अधिक हो गए हैं, ईडी को कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं सिसोदिया ने कहा कि सशर्त जमानत सामने तैयार है। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट का हर फैसला मानने को राजी हैं। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया करीब 13 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत मिलने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस तरीके से जमानत मिली है उसी तरीके से सिसोदिया को भी मिल सकती है। ऐसे में अगर आज उन्हें कोर्ट से जमानत मिली तो आज के अकल में जेल से रिहा हो जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद सिसोदिया ने शुक्रवार को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने गांधी मंडेला को भी जेल में डाला था। अंग्रेज शासक की तानाशाही के बावजूद आजादी का सपना साकार हुआ था। बीजेपी ने आरजेडी और आचार्य की शिकायत से कहा है कि सीएम राबड़ी देवी सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र के माध्यम से शिकायत की है। इस पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल 20 सारण लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने आदर्श संहिता का उल्लंघन किया है। अपनी मां की सुरक्षा कवर और एस्कॉर्ट का दुरुपयोग करते हुए पाई गई हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो आयोजित किया था।
उनके सोशल मीडिया के फोटो से ये मामला जाहिर हुआ है। इस रोड शो में रोहिणी आचार्य की मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सुरक्षा प्रभारी भोला उनके साथ दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार में उनकी मां के सुरक्षा कर्मी का होना घोर दुरुपयोग है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ कार्यवाही हो। बता दें कि सारण में रोड शो के दौरान गुरुवार को आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की फौज भरी पड़ी है। सारे घपलेबाज बीजेपी में पड़े हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सब बलात्कारी लोग भरे पड़े हैं, सारे के सारे करंट लोग बीजेपी में है। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लिया था और निशाना साधा था। अमरोहा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। दानिश अली अमरोहा को मुस्लिम इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जहां लोगों ने उनका भारी विरोध किया। इस दौरान कई लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ गए और वापस जाने की नारेबाजी करने लगे। ये घटना अमरोहा के नौगावा तहसील के कस्बे की बताई जा रही है, जहां शुक्रवार की दोपहर गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली अपनी टीम के साथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां हंगामे की स्थिति बन गई। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग उनकी गाड़ी के आगे नारेबाजी करते दिख रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग उनकी गाड़ी पर भी चढ़ जाते हैं। लोगों ने उन्हें देखकर खासा असंतोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में दानिश अली कभी इस इलाके में नहीं आए हैं और न ही यहाँ के विकास कार्यों पर ध्यान दिया है। बड़ी बात यह है कि इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। विरोध करने वालों ने भी ज़्यादातर लोग मुस्लिम समाज के थे। ऐसे में गठबंधन के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। 2019 में दानिश अली अमरोहा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। पिछले दिनों दानिश अली उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में उन्हें लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी करी थी। इस मामले पर काफ़ी सियासत भी देखने को मिली थी। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके घर पर जाकर मुलाकात करी थी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और पिछले दिनों वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस ने उन्हें अमरोहा सीट से फिर उम्मीदवार बनाया था। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के छिंदवाड़ा में सबसे करीबी दीपक सक्सेना ने देर रात बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बता दें कि दीपक सक्सेना पिछले 44 साल से कमलनाथ के साथ जुड़े हुए हैं। दीपक 4 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और एमपी सरकार में 2 बार मंत्री भी हैं। दीपक सक्सेना को कमलनाथ का हनुमान कहा जाता था। दीपक सक्सेना 2018 के चुनाव में छिंदवाड़ा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन कमलनाथ को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए विधायकी छोड़ दी थी। कमलनाथ ने सीएम बनने के बाद छिंदवाड़ा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था। बता दें कि 22 मार्च को दीपक सक्सेना के बेटे ने भी बीजेपी की सदस्यता अपना ली थी और बेटे के बीजेपी में जाने से दीपक सक्सेना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तब से उनके बेटे बीजेपी में जाने की अटकलें लगा रहे थे। 27 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना से मुलाकात की थी। अब छिंदवाड़ा में कमलनाथ के ज़्यादातर करीबी भाजपा में शामिल हो गए। हाल ही में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और झटका लगा था। छिंदवाड़ा नगर निगम महापौर विक्रम आहाके ने भोपाल पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने विक्रम आहाते और सदस्यता दिलाई थी। नकुलनाथ के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान से आहत होकर विक्रम आहाके भाजपा में शामिल हुए थे। महापौर विक्रम आहाके के साथ छिंदवाड़ा नगर निगम जल विभाग सभापति प्रमोद शर्मा, अनुसूचित जाति विभाग जिलाध्यक्ष सिद्धांत थानेसर, पूर्व एसयूआई जिलाध्यक्ष आशीष साहू, पूर्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष धीरज राउत और पूर्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय, विधानसभा अध्यक्ष सुमित दुबे भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए थे और भोपाल के मुख्यमंत्री निवास पर अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह के साथ उनकी धर्मपत्नी हरई नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष माधवी शाह और बहन जिला पंचायत सदस्य केसर नेताम बीजेपी में सदस्यता ले चुकी थी।
ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।